बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं ये कोर्स है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ठीक है जी, आज इसका पहला ही लेक्चर है। तो इसमें आज हम इंट्रोड्यूस होंगे इस कोर्स के साथ। इसके जो कोर कॉन्सेप्ट हैं वो हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये HEC की कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की कोर्स आउटलाइन है, तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, द कोर्स इज डिजाइन टू टीच स्टूडेंट स्ट्रक्चर एंड स्कीम्स structures and schemes which allow them to write programs to efficiently manipulate, store and retrieve data। ये देखें यहाँ पर पहला पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो डाटा स्ट्रक्चर के हवाले से है कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, स्ट्रक्चर्स एंड स्कीम से, और उनको आइडिया हो कि डाटा को एफिशिएंटली किस तरह से मैनिपुलेट करना है। ठीक है, मैनिपुलेट से मुराद क्या है? डाटा को स्टोर कैसे करना है, उसको रिट्रीव कैसे करना है, और इसके अलावा अपडेट डिलीट के कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर्स और स्कीम्स हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की, जो थोड़ा सा आपको मैंने पहले भी बताया। और ये देखेंगे कि हमने डाटा को किस तरह से मैनिपुलेट करना है, डाटा रिट्रीव कैसे करना है, स्टोर कैसे करवाना है। हर एक स्ट्रक्चर के अपने बेनिफिट्स होते हैं, हर एक के अपने ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, हर चीज की एक प्राइस होती है हर चीज हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रही होती है। स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब फिर दूसरा जो मेजर पोर्शन है वो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये मैं आपको बता रहा था कि हर चीज की एक कीमत होती है, तो एल्गोरिदम्स की भी एक कीमत होती है। ठीक है, एल्गोरिदम्स की कीमत क्या है जी? टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी एल्गोरिदम जब चलता है तो वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूज करता है। कंप्यूटर का कंप्यूटर का रिसोर्स क्या है? सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है जी, रैम है, या इसके अलावा और रिसोर्सेज होंगे। तो ये इस कोर्स के दो मेजर ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं। एक तो ये है कि डाटा स्ट्रक्चर, हम डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स देखें और उनके प्लस माइनस देखें, किसके यूज करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, क्या उसका एक्सपेंस है। ठीक है, दूसरा एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आपको सिंपल वर्ड्स में ये बता रहा हूं कि हर चीज जो हम यूज करते हैं ना, रियल लाइफ में भी देख लें, अगर आपने कोई चीज लेनी है, परचेज करनी है, तो हर चीज की एक प्राइस होगी। ठीक है, वो पंजाबी की एक कहावत है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्राइस होगी उतनी उसके बेनिफिट्स भी होंगे। तो हमने इस कोर्स में डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स देखने हैं और एल्गोरिदम की प्राइस देखनी है, एल्गोरिदम की कॉस्ट देखनी है, कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है कि कंप्यूटर के वो कितने रिसोर्सेज यूज करता है एल्गोरिदम, कोई भी एल्गोरिदम, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के तरीके हमने देखने हैं। आउटलाइन क्या है? इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर्स, अरेज हैं, स्टैक, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, ट्री, ग्राफ। ठीक है जी, ये हमारे पास डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। रिकरियन, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम, ये अब एल्गोरिदम है। रिकरियन, सॉर्टिंग, सर्चिंग। ठीक है जी, हैशिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल प्रॉपर्टीज, या फिर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं रिट्रीवल के हवाले से और डाटा को मैनिपुलेट करने के हवाले से। एंड टेक्निक्स फॉर द वेरियस डाटा स्ट्रक्चर्स। फिर उसके बाद दूसरा पोर्शन आ गया एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी, polynomial and intractable algorithms, classes of efficient algorithms, divide and conquer, dynamic greedy। तो ये एल्गोरिदम्स या फिर प्रोग्राम लिखने के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिवाइड एंड कंकर, डायनामिक, ग्रीडी। ठीक है जी, तो ये बेटा हमारा पूरे कोर्स की आउटलाइन है। और इसके लिए रेफरेंस मटेरियल यहाँ पर आपकी कोर्स आउटलाइन में ही दिया गया है। बुक्स में आपको इंशाल्लाह ताला आज इनमें से कोई दो एक फॉरवर्ड कर दूंगा। तो हम इन बुक्स में से कुछ, इन बुक्स के अलावा भी बुक्स होंगी या रिसोर्सेज होंगे, लेकिन आपको इंशाल्लाह सफिशिएंट मटेरियल मिल जाया करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम?
फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स एड्रेस लेबल्स। कहीं पे भी आपने कोई लेटर्स इशू करने हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को आपने एडमिशन लेटर इशू करने हैं, स्टूडेंट्स को कोई इंटीमेट करना है, इंफॉर्मेशन देनी है, एड्रेसेस, उनके एड्रेस लेबल्स प्रिंट करवाने हैं। ठीक है जी। तो द प्रोग्राम माइट यूज एन अरे containing the addresses to be printed and a simple for loop to step through the array printing each address। तो हम क्या करेंगे कि हम जो सारे हमारे एड्रेसेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पहले पढ़ के आए हुए हैं, इंट्रो टू प्रोग्रामिंग भी आपने पढ़ा है, ऊब भी आपने पढ़ लिया, उसमें अरेज हम यूज करते आए हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो सारे एड्रेसेस हैं वो एक अरे के अंदर हम लिख लें या अरे में मौजूद हो, और अरे के साथ हम एक फॉर लूप लगा लें जो कि उन तमाम अरे के इंडिसेस को एक्सेस करे और तमाम कंटेंट्स को, एड्रेसेस को प्रिंट करवा दे। अब इसमें जो अरे है, अरे डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अरे एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा एक हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसके जरिए से हम डाटा को स्टोर करवा रहे हैं। हमने अरे को क्यों प्रेफर किया, थोड़ा सा आपको आइडिया है कि अगर हम एड्रेसेस को वैसे सेपरेट वेरिएबल्स में स्टोर करवाएं, अगर हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हों तो हमें 1000 वेरिएबल चाहिए होंगे, जबकि अरे में एक ही वेरिएबल है, एक ही अरे है, वो कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस हैं, और हमने एक ही जगह पर सारे एड्रेसेस स्टोर करवा लिए, उनके जो इंडेक्स हैं, इंडेक्सेस वो डिफरेंट हैं। और जो फॉर लूप है इसका ताल्लुक एल्गोरिदम के साथ है। ठीक है, फॉर लूप के जरिए से हम क्या कर रहे हैं जी, अरे को एक्सेस कर रहे हैं, ये एक एल्गोरिदम है। फॉर लूप हमें वो सीरीज ऑफ स्टेप्स उसके जरिए से हम बताते हैं जिनके ऊपर अमल करके हमारा वो टास्क आसान हो जाता है। जैसे मैंने आपको एल्गोरिदम की डेफिनेशन पहले लिख के भी दिखाई। द अरे इन दिस एग्जांपल इज अ डाटा स्ट्रक्चर and the for loop used for sequential access to the array executes a simple algorithm। ठीक है, तो अरे जो है डाटा स्ट्रक्चर है और फॉर लूप एक सिंपल एल्गोरिदम बना रही है जो कि डाटा स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा जी, फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ दिस कोर्स, प्री रेक्विजिट फॉर द मोर एडवांस्ड कोर्सेज। ये आपको मैंने बताया कि ये वाला जो कोर्स है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये आपका कई एडवांस कोर्सेज के लिए प्री रेक्विजिट भी है, और इसको कोर कोर्स कहा जाता है, बेसिक। अगर आपको मैं चंद कोर्सेज अगर टॉप के बताऊं ना, कंप्यूटर साइंस या आईटी के टॉप के कोर्सेज, तो उनमें से एक ये आता है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। कवर वेल नाउन डाटा स्ट्रक्चर सच एज अरे, स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्री एंड ग्राफ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इन C++। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्सिटी, यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, रैम, CPU ऑफ एल्गोरिदम। तो ये हमारे इस कोर्स के पढ़ने के मकासद हैं। हम इस कोर्स में क्या क्या लर्न करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर हमने प्रीवियस एक दो स्लाइड्स में डिस्कशन में देखा कि प्रोग्राम हमारे जो रिसोर्सेज यूज करते हैं, जो एल्गोरिदम है वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूज करता है। रिसोर्सेज कौन कौन से, जैसे यहाँ पर भी लिखा है, रैम है, CPU वगैरह। तो एफिशिएंट प्रोग्राम कौन सा होगा? डेफिनेटली एफिशिएंट प्रोग्राम वो वाला प्रोग्राम होगा जो कि रिसोर्सेज कम ले लेकिन वो अपना काम जल्दी कर दे। ठीक है, कम रिसोर्सेज के साथ अच्छी आउटपुट दे दे। ठीक है जी, एन एफिशिएंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स फास्टर एंड हेल्प्स मिनिमाइज द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, मेमोरी, डिस्क, CPU वगैरह। सिंपल सी डेफिनेशन है एफिशिएंट प्रोग्राम की, जो कि कम से कम रिसोर्सेज ले और अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दे। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब जो डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर को सिंपल सा अगर हम ये 3 वर्ड्स में डिफाइन करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। द डाटा स्ट्रक्चर नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ दैट ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, data should be arranging in a way that it is easily accessible. Sometimes program frequently gets stuck। ऐसा होता है हमारे, हम कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है, हम लैपटॉप चला रहे हैं, हम मोबाइल पे कोई एप्लीकेशंस वगैरह हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो
हमारा जो स्पेसिफिक कोई एप्लीकेशन है, कोई प्रोग्राम है, वो स्टक हो जाता है, हैंग हो जाता है, ठीक है। देयर आर चांसेस दैट इट मे बी ड्यू टू द इनअप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड, नॉट ड्यू टू सीपीयू और रैम। केसेस ये भी हैं, रीजन ये भी हो सकती है कि आपका प्रोग्राम सीपीयू या रैम की डेफिशिएंसी की वजह से स्टक हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन चांसेस ये भी हैं कि आपने इनअप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर यूज किया है, आपने जो डाटा स्ट्रक्चर यूज किया वो आपका रीजनेबल नहीं है। सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं, देखिए कोई भी पर्सन आप में से, उसकी अगर आईज बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रही हो, 6x6 हो, ठीक है, लेकिन वो आईज के साथ सुन सकता है? नहीं सुन सकता। तो सुनने के लिए कोई और डाटा स्ट्रक्चर है, सुनने के लिए कुछ और, कोई और पार्ट, बॉडी पार्ट है, वो है कान, ठीक है। अगर आपके कानों में सुनने की सलाहियत में थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी भी होगी, तब भी कानों नहीं सुनना है, आपकी आंखें नहीं सुनेंगी। तो इसी तरह से बेटा, जो हमारे पास इनअप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है, वो भी प्रोग्राम के स्टक होने का चांस क्रिएट कर देता है, वो भी रीजन होती है। सिलेक्टिंग डाटा स्ट्रक्चर, अब डाटा स्ट्रक्चर कौन सा सिलेक्ट करें, इसमें इसमें ये कई एक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कई एक चीजों को देखना पड़ता है। उनमें से चंद चीजें हम बेस के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि क्या, कैसे हम डाटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं, क्या उसमें हमें चीजों को, किन चीजों को देखना पड़ता है। इफ एनी एल्गोरिदम हैव टू डील ह्यूज डाटा बट डिस्क स्पेस अवेलेबल इज जस्ट 200 MB, ये एक सिनेरियो आपके सामने रख दिया कि किसी प्रोग्राम ने, किसी सॉफ्टवेयर ने जीबीज में डाटा डील करना है, उसका डाटा जो उसने डील करना है वो कितना है, जीबीज में है, गीगाबाइट्स में है, और डिस्क या रैम की स्पेस हमारे पास एमबीज में है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व विद प्रोग्रामिंग और डाटा स्ट्रक्चर, ये प्रोग्रामिंग या डाटा स्ट्रक्चर का केस नहीं है। वी हैव टू बाय न्यू डिस्क और रैम एंड वी हैव टू अपग्रेड आवर सिस्टम। पहली बात तो ये, आप जिस तरह से हर प्रोग्राम के स्टक होने की वजह रैम और सीपीयू नहीं होता, इसी तरह से हर प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम कोएफिशिएंट बनाने के लिए सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर भी नहीं होता, सम टाइम हमें अपने रिसोर्सेज भी इंक्रीज करने पड़ते हैं। रादर वी विल हैव टू बाय अ न्यू डिस्क, ठीक है। तो ये चीजें जहन में रखेंगे, कभी कभी कोई प्रॉब्लम हमारे रिसोर्सेज के साथ है, उनको अपग्रेड करने की जरूरत है, और कभी डाटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम भी हो सकता है। उसके बाद आगे चलें और कोई फैक्टर देखते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी। Suppose there are 8 million names in the directory. You must have to find some name, delete, update or insert some new name and contact. अब एक टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसके अंदर लोगों के, बिजनेसेस के, या फिर डिफरेंट जो आपके किसी भी सिटी की डायरेक्टरी होगी, किसी भी जगह की डायरेक्टरी होगी, टेलीफोन डायरेक्टरी, उसमें लोगों के नाम हैं, उनके फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हैं। तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम उस डायरेक्टरी में से कोई नंबर ढूंढना पड़ सकता है, फाइंड आउट करना पड़ सकता है, उसमें कोई नया कॉन्टैक्ट आपको सेव करना पड़ सकता है, कोई पुराना आपको अपडेट करना पड़ सकता है, डिलीट करना पड़ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर डाटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करने का ये है कि आपने ये देखना है कि आपने उस स्पेसिफिक डाटा के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म करने हैं। जैसे यहाँ पर टेलीफोन डायरेक्टरी है, डाटा है, उसके ऊपर हमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। हमें कुछ सम टाइम ऐसा होगा कि नाम डिलीट भी करना पड़ जाएगा, उसका फोन नंबर डिलीट करना पड़ जाएगा, किसी बंदे का, किसी कॉन्टैक्ट, किसी का भी अपडेट करना पड़ जाएगा, नया इंसर्ट करना पड़ जाएगा। ये वो ऑपरेशंस हैं जो कि हमें उस डाटा के ऊपर परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। इट विल बी एडविजिबल टू कंसिडर ऑल दीज ऑपरेशंस, हमें ये तमाम ऑपरेशंस को कंसिडर करना है जो इस पर परफॉर्म करने की जरूरत पड़ सकती है। व्हेन यू सिलेक्ट सम डाटा स्ट्रक्चर यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट द ऑपरेशंस जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है डाटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करने के लिए। आपने ये देखना है कि उस डाटा के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी।
तो उसको, इस फैक्टर को भी आपने जहन में रखना है डाटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने के लिए। फाइनली सेलेक्ट द डाटा स्ट्रक्चर दैट मीट्स योर डाटा मैनिपुलेशन रिक्वायरमेंट्स द मैक्सिमम। ठीक है, फिर सिर्फ ऑपरेशंस की बात नहीं है, हाउ दीज ऑपरेशंस कुड बी हैपन, किस तरह से वो होंगे। जैसे मैंने आपको शुरू पे थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि जी अनऑफिशियल या स्टार्टिंग पे डिस्कशन करते वक्त बताया था कि सम टाइम हमें हमें बहुत सारे नाम हमारे सामने होते हैं, हमें उन नामों में से कोई नाम सेलेक्ट करना है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कमेटी की। हम आमतौर पे कमेटी डाल लेते हैं, हमारी सोसाइटी में सोशल एक रियलिटी है। तो कमेटी जब निकालते हैं तो रैंडम निकालनी होती है। तो रैंडम डाटा पिक करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर कुछ और होगा। आप स्टूडेंट हैं, मैं रोल नंबर वाइज स्टूडेंट्स को कॉल करना चाह रहा हूं, वहां पर डाटा स्ट्रक्चर कुछ और जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। फर्दर मोर कीप इन माइंड दैट ईच डाटा स्ट्रक्चर हैज कॉस्ट। हर डाटा स्ट्रक्चर की भी कॉस्ट है। उसको डाटा एक्सेस करने के लिए, डाटा स्टोर करवाने के लिए कुछ ना कुछ सीपीयू को काम करना पड़ेगा, रैम यूज होगी एंड बेनिफिट्स, और उसके बेनिफिट्स भी हैं। कॉस्ट क्या है? कंप्यूटर रिसोर्सेज कॉस्ट है, सीपीयू को काम करना पड़ेगा, रैम, डिस्क वगैरह। बेनिफिट्स क्या है? उसकी एफिशिएंसी। ठीक है, जो कुछ एल्गोरिदम, कुछ डाटा स्ट्रक्चर वो ज्यादा एफिशिएंट होंगे, उनके ऊपर कॉस्ट उस हिसाब से ज्यादा लग सकती है। आल्सो कंसिडर अनदर पॉइंट, यू एज अ प्रोग्रामर प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू द कस्टमर, if solution is not efficient the customer will discard it। as you are, we are computer programmer, हमें हमें प्रोग्राम होता क्या है, कंप्यूटर यूज क्यों करते हैं? अगर उसको एक वर्ड में, एक सॉरी सेंटेंस में आप एक्सप्लेन करें, तो कंप्यूटर को यूज हम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। प्रोग्राम सपोर्ट करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो प्रोग्राम जिसने लिखा है, प्रोग्रामर ने, उसने प्रोग्राम, किसी प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखा, अगर तो प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा तो जो यूजर है वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। अनदर केस, अगर प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है लेकिन टाइम ज्यादा ले रहा है, एफिशिएंट नहीं है, तब भी डिस्कार्ड हो जाएगा। बात समझ आई? 3 important factors associated with each data structure: space required for each data item it stores, space is a resource, time to perform each basic operation, store, retrieve, delete, update, प्रोग्रामिंग एफर्ट। हर डाटा स्ट्रक्चर के साथ ये कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, 3 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। एक तो वो स्पेस कितनी लेगा, टाइम कितना लेगा बेसिक ऑपरेशंस पे, और तीसरा उसके ऊपर प्रोग्रामिंग एफर्ट कितनी है। डाटा स्ट्रक्चर, अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मल सी हम डिस्कशन, इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। Definition of data structure: the data structure is not any programming language like C, C++, Java. It is a set of algorithms that we can use any programming language to structure the data in the memory. ये कोई खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इसका ताल्लुक नहीं है डाटा स्ट्रक्चर का। ये हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स हैं। फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो एल्गोरिदम्स हम उनको कैसे पढ़ेंगे। देखें, हम अल्टीमेटली एल्गोरिदम को किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन एल्गोरिदम, हमने इसकी डेफिनेशन भी देखी। एल्गोरिदम क्या है जी? अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, a series of finite steps when the computer executes these steps in a sequence any specific problem is solved। ठीक है, तो वो सिर्फ सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को आप चाहे सी में कोडिंग कर लें, चाहे जावा में कर लें, चाहे आप सी प्लस प्लस में कर लें, पाइथन में कर लें, पीएचपी में कर लें। ठीक है जी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स। दो तरह के हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, टाइप्स हैं। एक है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। A primitive data structure specifies the size and type of variable values
Primitive data structure specifies the size and type of variable values and it has no additional method. ये हमारे पास बेसिक डाटा टाइप्स हैं, बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफर करती हैं, ठीक है। जैसे इंट है, चार है, फ्लोट डबल, ठीक है जी। ये आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, इस तरह की डाटा टाइप्स आपको वहां पर मिलेंगी। कुछ जो है वो कईयों का ताल्लुक हमारा जो है वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स के साथ होगा, न्यूमेरिक डाटा को डील कर रहे होंगे, कुछ करैक्टर स्ट्रिंग डाटा को डील कर रही होंगी डाटा टाइप्स, तो ये प्रिमिटिव कहलाती हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर एंड इज नॉट डिफाइंड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइंड नहीं होती, ये प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड फर्दर इनटू टू टाइप्स। एक है लीनियर, लीनियर जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, लीनियर कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, सीक्वेंशियल, सीधी। The arrangement of data in a sequential linear manner, that is for example arrays, linked list, stack and queues. In these data structures, ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है, वन एलिमेंट से मुराद वन डाटा एलिमेंट is connected to only one another element, ठीक है जी। अगर एक डाटा एलिमेंट सिर्फ एक दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। बट इफ वन डाटा एलिमेंट इज कनेक्टेड टू मोर एलिमेंट्स देन दैट डाटा स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज, इसकी डेफिनेशन देख लें, व्हेन वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द n नंबर ऑफ एलिमेंट्स known as non-linear data structure, for example trees and graphs, ठीक है जी। in this case the elements are arranged in a random manner, ठीक है। डेफिनेटली अगर एक डाटा एलिमेंट सिर्फ एक के साथ कनेक्टेड है तो वो लीनियर ही होगा ना, एक सीक्वेंस उसमें पाया जाएगा। लेकिन अगर एक डाटा एलिमेंट ज्यादा के साथ कनेक्टेड है तो वो फिर रैंडम होगा। अब यहां से आप देख सकते हैं, यहां से देखें मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी थी, वो एग्जांपल्स भी रैंडमली ही दी थी। एक मैंने कहा था कमेटी निकालने वाली, उसमें से आपने रैंडम डाटा सेलेक्ट करना है। एक मैंने कहा था स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर वाइज बुलाने हैं, उनका वाइवा है या कुछ और क्वेश्चन आंसर, तो वो एक लीनियर फैशन में चले। डाटा स्ट्रक्चर आल्सो हैव अनदर क्लासिफिकेशन, स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर एंड डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर वो डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है जिसका साइज हम कंपाइल टाइम पे बताते हैं। जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उस वक्त हम उसका साइज बताते हैं, या उसका साइज पहले से पता होता है, रन टाइम पे वो चेंज नहीं होता, वो कंपाइल टाइम पे बताया जाता है। व्हेन द साइज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम सो दैट द मैक्सिमम साइज इज फिक्स्ड। मैं आपको मिसाल देता हूं, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यूज को डील करने के लिए हमारे पास चार डाटा टाइप्स हैं। कितनी? चार। एक है बाइट, एक है शॉर्ट, एक है इंट, एक है लॉन्ग। मैंने सिर्फ इनके पहले पहले लेटर लिख दिए, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। चारों इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करती है, लेकिन चारों की जो साइज है वो डिफरेंट है। बाइट 8 बिट कंज्यूम करता है, बाइट 8 बिट कंज्यूम करता है, शॉर्ट 16 बिट कंज्यूम करता है, और इंट जो है ये 32 बिट यूज करता है, लॉन्ग 64 बिट यूज करता है, ठीक है। अब चारों देखें, चारों में जो डाटा सेव होना है वो इंटीजर टाइप का है। चारों में जो डाटा सेव हो रहा है वो इंटीजर टाइप का सेव हो रहा है, लेकिन उनका साइज हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं। तो जिसका साइज कंपाइल टाइम पे बताया जाए वो हमारे पास स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं, और जिनका साइज रन टाइम पे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कम या ज़्यादा हो सके, बढ़ाया जा सके, बताया जा सके, वो डायनामिक कहलाती हैं। ये फ्लेक्सिबल भी होती हैं। फिर डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर कॉमन ऑपरेशंस,
हर डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कि कॉमनली अप्लाई होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सर्चिंग, हमारे पास डाटा एलिमेंट्स स्टोर हैं किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए, कोई भी है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, या किसी भी किस्म का वो डाटा स्ट्रक्चर है, उसमें से हमने कोई एलिमेंट, डाटा एलिमेंट फाइंड आउट करना है। सर्चिंग अक्सर औकात की जाती है। वी कैन सर्च फॉर एनी एलिमेंट इन अ डाटा स्ट्रक्चर। इंसर्शन, वी कैन आल्सो इंसर्ट द न्यू एलिमेंट इन अ डाटा स्ट्रक्चर। एलिमेंट्स सेव हैं, हम उनमें कोई और इजाफा करना चाह रहे हैं, डाटा एलिमेंट का इंसर्शन कहलाएगा। अपडेशन, if we want to update value of some data item then we have to do updation, ठीक है। डिलीशन, कोई डाटा एलिमेंट अगर डिलीट करना है। सॉर्टिंग, अब ये एक इंपॉर्टेंट एक टास्क है, इंपॉर्टेंट ये एक ऑपरेशन है। हमारे पास डाटा एलिमेंट्स हैं, उनको हमने सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है बेटा। डेफिनेटली रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास, फर्ज करें आपकी कोई डिक्शनरी है, जैसे पीछे एग्जांपल भी आई थी डिक्शनरी की, तो डेफिनेटली डिक्शनरी जब तक अल्फाबेटिकल सॉर्ट आउट नहीं होगी आप वहां से नाम नहीं ढूंढ सकते, बड़ा मुश्किल है। अगर एग्जांपल में भी मिलियन की बात की गई थी, और आपको पता है कि अगर किसी भी शहर की डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी उठा ले, ठीक है, तो वो उसमें लाखों अगर कॉन्टैक्ट्स हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इफ दे आर नॉट इन अ सॉर्टेड फॉर्म। आपका गजट आता है, बोर्ड इशू करता है, यूनिवर्सिटीज इशू करती हैं। अब तो खैर वो ट्रेंड्स चेंज हो गए ना, अब तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया, रोल नंबर लिखा, और पहले गजट इशू होते थे, बोर्ड इशू करता था, ये लोकल मार्केट्स में दुकानों पे गजट वो लेके आते थे। अब वहां से नाम ढूंढते थे या रोल नंबर ढूंढते थे, तो रोल नंबर भी आपके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होते थे, ठीक है, सॉर्टेड होते थे। तो सॉर्ट करना एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। मर्ज करना, दो एक जैसे डाटा, हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, डाटा आइटम्स हैं, एक ही तरह का उनका डाटा स्ट्रक्चर है, उनको आप मर्ज करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। combining elements of two similar data structures to form a new data structure of the same type called merging। ट्रैवर्सल कहते हैं कि आपका जो डाटा, जो आपके डाटा आइटम्स हैं, उनको सिर्फ आपने विजिट करना है, उनको सिर्फ आपने देखना है कि वो किस अरेंजमेंट के साथ, किस तरह से वो सेव हैं, उनको सिर्फ शुरू से लेकर आखिर तक उनका विजिट करना है। विजिट क्यों करना है? ऐसे ही नहीं करना, विजिट करना है टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। इंसर्शन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है वो ऑपरेशन। Every data structure contains the set of data elements. Traversal of data structure means visiting each element of the data structure in order to perform some specific operation like searching or sorting. You might want to delete some item, you might want to retrieve some item. तो ट्रैवर्सल आमतौर पे एक ये पहले शायद आपने ना पढ़ा हो कहीं पे किसी कोर्स में, लेकिन ट्रैवर्सल बेसिक ऑपरेशन है। बेसिक ऑपरेशन है, सबसे एंड पे इसलिए रखा है क्योंकि आपने इसको पहले सुना नहीं है। ट्रैवर्सल कहते हैं पूरे डाटा आइटम्स को विजिट करना। अच्छा जी, अब उसके बाद थोड़ा सा हम एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं। डाटा स्ट्रक्चर को हमने देख लिया, डाटा स्ट्रक्चर के कुछ इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए। तो हमारा जो कोर्स है उसमें डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट भी शामिल है, एल्गोरिदम का पार्ट भी शामिल है। एन एल्गोरिदम इज अ प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स or set of instructions required to perform calculation or some other problem solving operation especially by a computer. The formal, वो बेटा वो लोगारिथम और है, वो और है, ये एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम वो बेटा उसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, वो सिर्फ एक ऑपरेशन है। The formal definition of algorithm is that it contains the finite set of instructions which are being carried in a specific order to perform the specific task। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन होती भी फाइनाइट हैं। फाइनाइट कौन सी होती हैं? जिनको हम
गिन सके, ठीक है। फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और कैरिड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ऑर्डर भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्डर नहीं होगा तो हम देखें एल्गोरिदम पढ़ते वक्त जब शुरू करते हैं हम अक्सर कॉमन चीज़ों के एल्गोरिदम लिखते हैं, रेसिपी टाइप के, जैसे जी चाय बनाने का एल्गोरिदम लिखें, ठीक है। जिस तरह से कि कोई और इस तरह का कोई केक बेक करने का एल्गोरिदम लिखें। तो फर्ज करें चाय बनाने का एल्गोरिदम है, वो स्टार्टिंग चूंकि खाना पीना से हम लोग खाने पीने से हम लोग फेमिलियर होते हैं, इसलिए वहां से स्टार्ट किया जाता है। रेसिपीज आप सुनते सुनाते हैं, इसलिए वहां से स्टार्ट होता है ताकि आपको एक आसान चीज से, आसान कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट की तरफ लेके आया जा सके। तो अगर आप उसको किसी भी रेसिपी को, किसी भी एल्गोरिदम को उलट दें, उसका सीक्वेंस खराब कर दे, तो फिर आपकी बिरयानी नहीं बनेगी, कुछ और ही बनेगा, ठीक है। पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम, द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम। इनपुट है, हर एल्गोरिदम कोई ना कोई इनपुट लेता है, डाटा, ठीक है जी। सम टाइम इनपुट बाज़ जगहों पे जीरो भी हो सकती है। आउटपुट देता है एल्गोरिदम, एल्गोरिदम जाहिर बात है उसने कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, इनफाइनाइट स्टेप्स हैं, परफॉर्म करेगा, सॉरी फाइनाइट स्टेप्स हैं, परफॉर्म करेगा इन स्पेसिफिक ऑर्डर, तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ना, आउटपुट आएगी कोई ना कोई। अनएम्बिगिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक करेक्टरिस्टिक्स है, एल्गोरिदम हमारा अनएम्बिगियस होना चाहिए। एम्बिगिटी कहते हैं डाउट को, अनक्लियर, anything which is not clear, which is doubtful, that is called ambiguous। तो ये क्या है जी, एल्गोरिदम शुड बी अनएम्बिगियस, डाउट ना हो, क्लियर हो। फाइनाइटनेस, जैसे आपको फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स कहा गया, इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट हो, उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फाइनाइट हो। तो आपके जो एल्गोरिदम है ये फाइनाइट, इसकी इंस्ट्रक्शंस फाइनाइट, इसमें फाइनाइटनेस पाई जाती है, फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट ना हो, खत्म ही ना हो। इफेक्टिवनेस, फिर इफेक्टिवनेस से मुराद किया कि हर आइट्रेशन, हर इंस्ट्रक्शन जो मेन एल्गोरिदम है, मेन जो पर्पस है, उसको अचीव करने की तरफ एक स्टेप बढ़ा रही हो, ठीक है। प्रोवाइड सोल्यूशन विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, और एक और इफेक्टिवनेस से मुराद ये भी है, एवरी इंस्ट्रक्शन पार्टिसिपेट इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एल्गोरिदम। ये भी होना चाहिए कि हर इंस्ट्रक्शन, हर मूव आपकी ओवरऑल गोल को अचीव करने के लिए है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ये हमने पहले भी देखा था कि एल्गोरिदम से मुराद ये नहीं है कि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, नहीं, एल्गोरिदम जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको लिखा जा सकता है। उसके बाद है एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। अब जैसे आपको बताया था कि हर चीज की कॉस्ट होती है, एल्गोरिदम भी टाइम लेता है, स्पेस लेता है, और कंप्यूटर के रिसोर्सेज यही टाइम और स्पेस हैं। टाइम सीपीयू का टाइम और स्पेस डिस्क की स्पेस, ठीक है जी। द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिदम कैन बी मेजर्ड इन टू फैक्टर्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ द एल्गोरिदम, जितना टाइम रिक्वायर्ड है। अब वो टाइम ये हमारे यूनिट्स थोड़े बड़े हैं, हमारा यूनिट है सेकंड, कंप्यूटर में सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम कंसिडर होता है। आज से कितने साल पहले प्रोसेसर आए, उसका नाम ही रख दिया मिप्स, MIPS, मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है। तो प्रोसेसर में, प्रोसेसिंग में मिलियंस इंस्ट्रक्शन को एक सेकंड में एग्जीक्यूट करना, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को विद इन अ सेकंड एग्जीक्यूट। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बिल्कुल यूनिट लेवल की, स्मॉल लेवल की इंस्ट्रक्शंस। तो बहरहाल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द execution of some specific algorithm is called time complexity. अब the time complexity of an algorithm is denoted by the or calculated by the or measured by the three notations: big theta,
बिग ओ एंड बिग ओमेगा। अब ये क्या बला है, ये भी आज थोड़ा सा इसको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो हमारा कोर्स है ना ये वाला, इसमें एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करना, ये इसका यूं कह लें कि इस कोर्स का भी कोर है, बेसिक है। तो एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी पे हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में पूरा लेक्चर बात करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे कोर्स में इसी की डिस्कशन होनी है। डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, वो कितने रिसोर्सेज लेता है, स्पेस कितनी लेता है, ठीक है, डिफरेंट एल्गोरिदम, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये क्या है बिग ओ, बिग थीटा, बिग ओमेगा, डिटेल से अगले लेक्चर में, लेकिन अभी थोड़ा सा आज आपको मैं बताऊंगा। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज मेनली कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स टू फिनिश द एग्जीक्यूशन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐसे ही है कि कितनी वो स्पेस लेती है कोई भी डाटा स्ट्रक्चर, कोई भी एल्गोरिदम मुकम्मल होने के लिए। एन एल्गोरिदम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूस आउटपुट। Similar to time complexity, space complexity is also measured in big theta, big omega and big O। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको मैं ये बता देता हूं कि हमारे पास जो एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो वैसे ही उसकी नेचर होती है जिस तरह से हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। मैथ्स में आप फंक्शन पढ़ते आए हैं, ठीक है, जिस तरह से हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं उसी तरह से एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी भी वो एग्जिस्ट कर रही होती है। तो एल्गोरिदम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इसकी फंक्शन की ग्रोथ है, उसके डिफरेंट रेट्स होते हैं। कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट से मुराद सम स्पेसिफिक नंबर 10, 20, 100, 500, ठीक है। लॉगरिथमिक, जो भी क्वेश्चन भी आया था कि ये लॉग, ये वो वाला एल्गोरिदम कुछ और है, लॉगरिथमिक लॉगरिथम कुछ और है, ठीक है। आपको पता है कि लॉग की बेस भी होती है, log 2, log 10। तो लेकिन आपको ये आइडिया होगा कि 100 का, 200 का लॉग बिल्कुल छोटी सी वैल्यू आती है। तो लॉगरिथमिक फैशन जो है, लॉगरिथमिक जो फंक्शंस हैं, वो उसमें डाटा की इनपुट बहुत ज्यादा होती है। बहुत बड़े डाटा को वो चंद एक स्टेप्स में सॉल्व कर देता है, ठीक है। हम सिंपल फंक्शंस से मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन की तरफ बात करेंगे। तो कांस्टेंट तो बिल्कुल वो विद नो टाइम रिजल्ट देता है। लॉगरिथमिक जितना हमारे डाटा का साइज होता है ना, उससे कम। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1000 डाटा आइटम्स हैं तो उसको वो 5-10 आइट्रेशंस में वो एल्गोरिथम मुकम्मल कर देता है, वो सोल्यूशन निकाल देता है, ठीक है। फिर आगे है लीनियर। जितना साइज हमारे डाटा का है, इनपुट का साइज है, उतनी ही आइट्रेशंस लगती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एल्गोरिथम को मुकम्मल होने में। क्वाड्रेटिक, स्क्वायर की फॉर्म में, पावर 2 की फॉर्म में। क्वाड्रेटिक आपने एक्सप्रेशंस पढ़ी हुई होंगी। स्क्वायर जिसमें जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए, बी और सी यहाँ पर कांस्टेंट हैं। एक्स स्क्वायर वो क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक से मुराद जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर स्क्वायर हो। क्यूबिक जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स क्यूब हो। एक्सपोनेंशियल की 2-3 फॉर्म बन जाती हैं। तो ये सिर्फ आज जिसमें एन पावर आ जाए, एन पावर, ठीक है, फैक्टोरियल आ जाता है इसमें। तो इसको हम डिटेल में बेटा, ये आज मैंने आपको बताए हैं डिटेल में। एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी हमने आगे लेक्चर में देखनी है। अब थोड़ा सा बिग थीटा, बिग ओ, बिग ओमेगा को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। थीटा में क्या होता है मैं बिल्कुल आपको कॉमन एग्जांपल से बताऊंगा। कॉमन एग्जांपल क्या है, फर्ज करें जी ट्रिप जा रहा है कॉलेज का, तो आपने वाला साहब को बताया जी ट्रिप जा रहा है, परमिशन आपको चाहिए। वाला साहब कहते हैं जी कितने पैसे लगेंगे, आप कहते हैं जी 3 से लेके 4000 तक। 3 से लेके, एग्जाम्पल दे रहा हूं, चाहे 40 लगे वो अलग बात है। आप कहते हैं जी 3 से 4000 के दरमियान। अब 3 क्या है, वो लोअर बाउंड है, 4 क्या है, अपर बाउंड है। कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4। अगर आप एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी इसी सेंस में बताएं
कि इसका लोअर बाउंड भी बताएं, ठीक है, और इसका अपर बाउंड भी बताएं कि एल्गोरिदम यहां से लेके कम से कम इतनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ज्यादा से ज्यादा इतनी होगी, और दरमियान में एल्गोरिदम का रनिंग टाइम रहे, तो उसको हम थीटा कहते हैं, उसको थीटा थीटा कहते हैं इसको। इसके और नाम कौन से हैं? एग्जैक्ट बाउंड भी कहते हैं, टाइट बाउंड भी कहते हैं, इसको एवरेज एवरेज रेट भी कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम भी कहते हैं। तो ये 3-4 इसके नाम है, ठीक है जी। जब हमने किसी भी एल्गोरिदम का एक एवरेज बताना हो ना कि ऑन एवरेज ये इतनी इतनी किसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, तब हम थीटा को यूज करते हैं, बिग थीटा। उसके बाद है बिग ओ। बिग ओ सबसे ज्यादा यूज होने वाला मीट्रिक है, ठीक है। बिग ओ में क्या है, वही एग्जांपल ले लें, पूछा आपके वाला साहब ने कितने पैसे, आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 4000, ठीक है। आप सिर्फ अपर बाउंड बताते हैं, इसको वर्स्ट केस भी कहा जाता है, इसको वर्स्ट केस भी कहते हैं, अपर बाउंड भी कहते हैं। बिग ओ इसका टेक्निकल नाम है कि आप किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम बता दें कि एल्गोरिदम हमारा क्वाड्रेटिक होगा जी, क्वाड्रेटिक फैशन में वो अपनी कैलकुलेशन मुकम्मल करेगा, एल्गोरिदम हमारा लीनियर होगा, ठीक है। वो बिग ओ एन यूज करते हैं लीनियर के लिए, वो बिग ओ एन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ये बेटा मैंने आपको इस टॉपिक को एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी डिटेल से पूरा अगला लेक्चर हमारा होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे कोर्स की ये जान है। अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, आगे हम इसको डिटेल से भी देखेंगे। इसको अपर बाउंड और वर्स्ट केस भी कहते हैं, बिग ओ भी कहते हैं। फिर है बिग ओमेगा, इसको लोअर बाउंड भी कहते हैं, इसको बेस्ट केस भी कहते हैं, बेस्ट केस, बेस्ट केस। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये थोड़ा सा फ्रॉड भी है। फ्रॉड कैसे कि आपने वाला साहब ने पूछा, आपने कहा जी, अब वाला साहब ने कहा कितने पैसे लगेंगे, आपने कहा जी कम से कम 3 लगेंगे। अब वाला साहब 3 सोच रहे होंगे, आप बाद में 13 बताएंगे जी 13 लग गया है, 13 लग गया। क्यों? क्योंकि आपने तो कहे ही कम से कम थे, ज्यादा तो आपने बताए ही नहीं थे, ठीक है। तो यहां पर भी हम ये बेस्ट केस, हमने कहीं पे ट्रैवल करना हो ना, हम सोचते हैं मैंने यूएसए आना है, फर्ज करें मैंने इधर सॉरी सुफा आना है, मैंने कॉलेज में आना है। अच्छा बेटा ये है इसे कहते हैं लोअर बाउंड, बिग ओमेगा, ठीक है। इसको बेस्ट केस भी कहते हैं, बेस्ट केस। कॉमन सी एग्जांपल है, फर्ज करें आपके पास अरे के अंदर बेशुमार एलिमेंट्स स्टोर हैं, डाटा एलिमेंट्स, तो वहां से आपने कोई एलिमेंट सर्च करना है, आप पहले ही इंडेक्स पे गए, वहां से ही आपको वो डाटा एलिमेंट मिल गया, तो ये बेस्ट केस है, बिग ओमेगा। इसको हम बिग ओमेगा में बताएंगे, ठीक है। और वर्स्ट केस बिग ओ, जो इससे प्रीवियस था, बिग ओ, अगर हमें एक अरे है, उसमें से डाटा आइटम को हम सर्च कर रहे हैं, वो पहले आइटम से नहीं मिला, दूसरे से नहीं मिला, सबसे एंड वाले आइटम पे जाके मिला, तो ये वर्स्ट केस है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा, बिग ओ। तो आमतौर पे बिग ओ में हम एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं कि हमें आइडिया ये हो जाए कि एल्गोरिदम ज्यादा से ज्यादा कितना उस पे टाइम लगेगा, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक मीट्रिक है, हम इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। हमारे जहन में भी जब हम कहीं पे भी हमने कुछ करना है, कहीं कुछ फर्ज करें कोई फूड हमने कोई पार्टी या फूड हमने प्रिपेयर करनी है, कोई कहीं पे हमने विजिट करना है, कहीं पे जाना है, टूर पे जाना है, हमारे जहन में क्वेश्चन सबसे ज्यादा कई होता है कि ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे लगेंगे। आपने मोबाइल लेना है, आपकी रेंज कितनी है, आपके पास कितने पैसे हैं जो आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिग ओ ही है ज्यादा यूज होने वाला।